बड़ी सी जीप खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई उस इलाके की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जहां फोर्ट डैम बनाया जा रहा था। इस इलाके का नाम ही फोर्ट था, इसलिए इस डैम का नाम भी इस इलाके के नाम पर फोर्ट डैम रखा गया था। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान था जिसका नाम अख्तर था। ये इसी इलाके का बाशिंदा था और इमरान ने इसे बतौर ड्राइवर साथ ले लिया था। साइड सीट पर इमरान था, जबकि उकवी सीट पर सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। चूंकि केस बाकायदा इंटेलिजेंस से वापस लेकर सेक्रेटरीट सर्विस को मुंतकिल कर दिया गया था, इसलिए इमरान ने अपने साथ सफदर और कैप्टन शकील को भी ले लिया था। फोर्ट डैम की तामीर एक यूरोपीय फर्म जिसका नाम ऑर्कस्टॉक्स था कर रही थी, लेकिन इमरान को बताया गया था कि इस यूरोपीय फर्म के साथ हुकूमत पाक एशिया ने ये तय किया था कि इसका तमाम तर अमला पाक एशियाई होगा, सिवाय उन चंद माहिरीन के जो पाक एशिया से दस्तयाब ना हो सके थे, ताकि पाक एशियाई अफराद को इस डैम की तामीर से रोजगार भी मुहैया हो सके। इस डैम का नक्शा इस यूरोपीय फर्म ऑर्कस्टॉक्स ने एक यूरोपीय फर्म से तैयार कराया था, जिसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के नक्शे बनाने में आलमी शोहरत हासिल थी, और फिर उस नक्शे को पाक एशिया के माहिरीन ने भी ओके कर दिया था और आरानी माहिरीन ने भी इसे बाकायदा मंजूर किया था। इमरान साहब, आखिर आपने कुछ तो सोचा होगा कि ऐसी क्या साजिश हो सकती है जिससे डैम तबाह हो सकता है। सफदर ने कहा, बड़ी साफ और सीधी साजिश है। हैरत है कि तुम्हें ये साजिश नजर नहीं आ रही, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? हम तो सोच सोच कर पागल हो रहे हैं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यूं कहो कि सोच सोच कर जहनी तौर पर तंदुरुस्त हो रहे हो, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा, जबकि कैप्टन शकील बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। चले ऐसे ही सही, बहरहाल आप बताएं क्या साजिश है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये एक तवीलुल मयाद साजिश है। यूं समझो कि जिस तरह तवीलुल मयाद हुकूमतें पॉलिसियां बनाती हैं, इसी तरह इस बार काफिरिस्तानी हुकूमत ने तवीलुल मयाद साजिश तैयार की है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन साजिश है क्या, ये तो बताएं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन शकील ने यकीनन इस पर सोचा होगा, इमरान ने कहा। हाँ इमरान, मैंने इस पर वाकई बहुत सोचा, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे भी इस साजिश की समझ नहीं आ रही, कैप्टन शकील ने वाज़ेह अल्फाज में एक लिहाज से एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहा। हालांकि बड़ी साफ और वाज़ेह साजिश है, बल्कि ऐसे जैसे 2 + 2 4 होते हैं, इमरान ने कहा। तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, होगी साजिश, आप बेशक ना बताएं, हमें खुद ही नजर आ जाएगी, सफदर ने अब एक और पहलू से बात करते हुए कहा। ठीक है, देख लेना, इमरान ने जवाब दिया, और फिर इस तरह इत्मीनान से बैठ गया जैसे सारा मसला ही खत्म हो चुका है। इमरान साहब, ये भी तो हो सकता है कि डैम बनाने वाली मशीनरी तबाह करने की साजिश की जा रही हो। इस तरह डैम तामीर करने वाली फर्म को नुकसान होगा और वो दौड़ जाएगी और डैम की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ जाएगा, कैप्टन शकील ने कहा। मशीनरी इंश्योर्ड होती है। अगर वाकई यही साजिश है तो एक लिहाज से तो बिल्ली के भागों छींका टूटे वाली बात हो गई कि पुरानी मशीनरी तबाह होने के बाद इंश्योरेंस की रकम से नई मशीनरी आ जाएगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इस डैम के लिए जाहिर है गैर मुल्की कर्जों का बंदोबस्त भी किया गया होगा। ये हो सकता है कि वहाँ कोशिश की जा रही हो कि मतलूबा कर्जे पाक एशिया को ना मिले और डैम का मंसूबा खत्म हो जाए, इस बार सफदर ने कहा। मुआहिदा हो जाने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, इमरान ने 2 टोक अल्फाज में कहा। तो फिर आखिर क्या होगा, इस बार सफदर ने कहा। आदमी दरअसल दूर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी नाक के नीचे नहीं देखता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चले आप बता दें, सफदर ने कहा। हुकूमत काफिरिस्तान ने ये साजिश की है कि अपने एक आदमी को आरान भेज दिया जिसके पास एक कागज पर इस इलाके के बारे में मालूमात थी और फोर्ट डैम का नाम लिखा हुआ था, और फिर ये बंदोबस्त भी किया गया कि काफिरिस्तानी एजेंट आरान इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ जाए।
اس کے بعد اس ایجنٹ نے بتایا کہ فورٹ ڈیم کے خلاف سازش پاک ایشیا میں ہو رہی ہے اور سازش مکمل ہو گئی۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیسے سازش مکمل ہو گئی؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ اس سے بھیانک سازش اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس ایجنٹ کے بیان کے بعد حکومت پاک ایشیا بوکھلا گئی ہے۔ پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس ایسی سازش ٹریس کرنے کے لیے ماری پھر رہی ہے اور جب تک ڈیم تعمیر ہوتا رہے گا اس سازش کو ٹریس کرنے کی جدوجہد ہوتی رہے گی۔ پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس اور کوئی بھی کام نہیں کر سکے گی۔ ڈیم کی تعمیر کے دوران اس کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس طرح کئی سالوں تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ کیا یہ سازش نہیں ہے؟ طویل المیعاد سازش، عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو آپ کا مطلب ہے کہ دراصل کوئی سازش نہیں ہے، صرف سازش کا کہہ کر سازش بنائی گئی ہے اور اب ہم اس فرضی سازش کو ٹریس کرنے کے چکر میں ہلکان ہوتے رہیں گے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک ڈیم تیار نہیں ہوا، سازش کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک ڈیم تعمیر نہ ہو جائے اسے تباہ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ اس کے باوجود چیف اس کیس پر باقاعدہ کام کر رہا ہے، صفدر نے کہا۔ یہی تو اس سازش کی کامیابی ہے، عمران نے جواب دیا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ فورٹ ڈیم کا دورہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے تو بہرحال چیک وصول کرنا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن صرف یہاں آنے سے تو مشن مکمل نہیں ہو جائے گا عمران صاحب، اور جب تک مشن مکمل نہ ہوگا آپ کو چیک کیسے مل سکتا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جا کر رپورٹ دے دوں گا کہ اصل سازش یہ ہے کہ ہمیں پریشان کیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ چیف میری بات مان جائے گا۔ اسے مکمل مشنز والی الماری میں رکھ دیا جائے گا اور مجھے ایک عدد چھوٹا سا چیک عنایت کر دے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر اس نے آپ کی بات نہ مانی تو؟ صفدر نے کہا۔ تو پھر تو معتبر گواہوں کی ضرورت ہوگی، اور پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کے بین الاقوامی ممبران سے زیادہ معتبر گواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ تو آپ اسی لیے ہمیں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، عمران نے جواب دیا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ صاحب، اب فورٹ ڈیم کا علاقہ قریب آ رہا ہے، اچانک ڈرائیور نے کہا۔ یہاں کوئی حفاظتی انتظامات بھی ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، باقاعدہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اور بغیر اجازت کسی کو اندر آنے جانے کی اجازت نہیں، ڈرائیور اختر نے جواب دیا۔ کیا تم اندر گئے ہو؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں جناب، میں 2 بار گیا ہوں۔ میں جن صاحب کا ڈرائیور تھا ان کا تعلق سپلائی سے تھا اور وہ اس سلسلے میں 2 بار پرچیز آفیسر سے ملنے گئے تھے، تو میں بھی ساتھ گیا تھا، اختر نے جواب دیا۔ کس چیز کی سپلائی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ لیبر کی جناب، اختر نے جواب دیا تو عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک موڑتے ہی دور سے ایک چیک پوسٹ نظر آئی جس پر پاک ایشیا کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ پہلی چیک پوسٹ ہے جناب، اس کے بعد 2 اور چیک پوسٹیں ہیں، اختر نے کہا۔ یہ 3 چیک پوسٹیں بنانے کا کیا مقصد ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلی چیک پوسٹ پر کاغذ چیک کیے جاتے ہیں، دوسری چیک پوسٹ پر آلات کی مدد سے باقاعدہ اندر جانے والوں اور گاڑیوں کی تلاشی لی جاتی ہے، اور تیسری چیک پوسٹ پر گاڑیاں وہیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور جن سے ملنے کو کہا جاتا ہے ان سے باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے اور پھر چیک پوسٹ کی مخصوص گاڑی انہیں وہاں لے جاتی ہے، اختر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ انتظامات کب کیے گئے ہیں؟ کیا ان دنوں میں؟ صفدر نے کہا۔ نہیں جناب، شروع سے ہی ہے، اختر نے جواب دیا اور صفدر نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ چیک پوسٹ پر رکی۔ عمران نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر قریب آنے والے باوردی محافظ کو دیا تو وہ کاغذ لے کر سائڈ پر بنے ہوئے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کاغذ عمران کو دے دیا اور ساتھ ہی سڑک پر موجود راڈ کو ہٹانے کا اشارہ کر دیا۔
इमरान ने कागज को तह करके वापस जेब में डाल लिया। दूसरी चेक पोस्ट पर उनकी और जीप की तलाशी ली गई और फिर उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी गई। तीसरी चेक पोस्ट पर उन्होंने जीप एक साइड पर रोकी और इमरान नीचे उतरकर साइड केबिन की तरफ तेजी से बढ़ गया। वहाँ एक पावरती ऑफिसर मौजूद था। इमरान ने जेब से वही कागज निकालकर इस ऑफिसर के सामने रख दिया। ओह, रेड पास। यस सर, ऑफिसर ने बेइख्तियार खड़े होकर बाकायदा सल्यूट मारते हुए कहा। अरे क्या हो गया? क्या इस कागज में तुम्हें मुल्क के सदर की शक्ल नजर आ गई है क्या? इमरान ने इसे इस अंदाज में सल्यूट करते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। ये सर रेड पास है और रेड पास सिर्फ आला तरीन ओहदेदार को ही इशू किया जाता है, ऑफिसर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन ये कागज का रंग तो सफेद है, जबकि जहाँ तक मैंने अंग्रेजी जबान पढ़ी है रेड तो सुर्ख को कहते हैं, इमरान ने कहा। तो ऑफिसर इस तरह इमरान को देखने लगा जैसे अब उसे उसकी ज़हनी तवाज़ुन पर शक होने लगा। जनाब, इस पर रेड पास ही लिखा हुआ है, ऑफिसर ने कहा। अच्छा, तो फिर अब क्या करूं मैं, ये भी बता दो। यहाँ खड़ा रहूं या अंदर जा सकता हूँ, इमरान ने कहा। तो ऑफिसर बेइख्तियार चौंक पड़ा। आप जा सकते हैं सर, आपको कौन रोक सकता है सर, ऑफिसर ने जवाब दिया। वो इजाजत वाला सिलसिला, उसका क्या होगा? मेरा मतलब है कि हमने चीफ इंजीनियर को मिलना है, इससे तो पूछ लो। ऐसा ना हो कि हम वहां जाएं और वो हमें मिलने ही ना दे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सर, ये कैसे हो सकता है? चीफ इंजीनियर इकराम साहब ने तो मुझे खसूसी फोन करके हुक्म दिया है कि रेड पास होल्डर्स को ना रोका जाए, ऑफिसर ने जवाब दिया। चीफ इंजीनियर साहब का दफ्तर यहाँ से कितने मील पर है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ओह जनाब, आप अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं, आपके लिए मना नहीं है, आप तो रेड पास होल्डर्स हैं, ऑफिसर ने कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए कागज वापस जेब में डाला और ऑफिसर का शुक्रिया अदा करके कैबिन से बाहर आ गया। ऑफिसर इसके पीछे ही बाहर आ गया और फिर उसने वहां मौजूद अपने अमले को जीप के अंदर ले जाने के बारे में बताया। तो राड हटा दिया गया और इमरान और उसके साथी जीप में सवार होकर आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाकायदा ऑफिसेज आ गए। ये एक 2 मंजिला इमारत थी जो अंग्रेजी हर्फ एल की शक्ल में बनाई गई थी। चीफ इंजीनियर के ऑफिस के सामने रोकना जीप, इमरान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जीप एक बरामदे के सामने जाकर रुक गई। इमरान अपने साथियों समेत नीचे उतरा। उसने ड्राइवर को वहीं रुकने के लिए कहा और फिर वो तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गया। यस सर, एक आदमी ने जो बरामदे में ही मौजूद था तेजी से नीचे उतरकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। चीफ इंजीनियर से कहो कि रेड पास होल्डर्स आए हैं, इमरान ने कहा। ओह आप आइए जनाब, बड़े साहब आपके ही मुंतजिर हैं, इस आदमी ने कहा और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ बरामदे में दाखिल होकर उनकी नजरों से गायब हो गया। कमाल है, बड़ा रौब है रेड पास का, मुझे पहले मालूम होता तो मैं ये रेड पास आगा सुलेमान पाशा को दिखाकर उनके कर्जों से तो निजात हासिल कर लेता, इमरान ने कहा। तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। इसी लम्हे एक अधेड़ उम्र लेकिन बावकार शख्सियत का आदमी तेजी से बरामदे में नमूदार हुआ। उसके जिस्म पर सूट था। उसके पीछे वही आदमी था जो पहले अंदर चला गया था। मेरा नाम इकराम है जनाब और मैं यहाँ चीफ इंजीनियर हूँ, अधेड़ उम्र ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे अली इमरान MSc DSc कहते हैं और ये मेरे साथी हैं जनाब सफदर और कैप्टन शकील, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए जनाब, मैं तो आपका ही मुंतजिर था, चीफ इंजीनियर ने मुसाफा और रस्मी फिक्रों की अदायगी के बाद कहा। और फिर चंद लम्हों बाद वो एक शानदार अंदाज में सजे हुए बड़े ऑफिस में पहुंच गए। चंद लम्हों बाद ही उन्हें मशरूबात पेश कर दिए गए। जनाब, मुझे सेक्रेटरी तामीरात ने बताया था कि आपका ताल्लुक सेक्रेटरीट सर्विस से है और आप यहाँ किसी साजिश के सिलसिले में आ रहे हैं। मैं इस बात पर बेहद हैरान हूँ कि यहाँ ऐसी कौन सी साजिश हो सकती है कि जिसके लिए सेक्रेटरीट सर्विस को यहाँ आना पड़ा, चीफ इंजीनियर ने कहा। सेक्रेटरीट सर्विस तो वाकई सेक्रेटरीट होती है,
हमारा ताल्लुक ओपन सर्विस से है। मेरा मतलब है कि हम सेक्रेटरीट सर्विस के चीफ के नुमाइंदे हैं। हमारा बराह रास्त ताल्लुक सेक्रेटरीट सर्विस से नहीं है। हम सेक्रेटरीट सर्विस के चीफ को रिपोर्ट दे देंगे, फिर वो अपनी सेक्रेटरीट सर्विस को सेक्रेटरीट अंदाज में इस्तेमाल करेंगे और सेक्रेटरीट अंदाज में यहाँ से रिपोर्ट हासिल करेंगे। इसके बाद वो दोनों रिपोर्टों को टैली करेंगे और फिर फैसला होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपका ताल्लुक बराह रास्त सेक्रेटरीट सर्विस से नहीं है? चीफ इंजीनियर ने हैरान होकर कहा। नहीं, इमरान ने जवाब दिया तो चीफ इंजीनियर ने बेइख्तियार इस तरह तवील सांस लिया जैसे उसके कानों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जनाब, यहाँ क्या साजिश हो रही है? कम से कम मुझे तो कुछ बताएं, चीफ इंजीनियर ने कहा। अगर हमें साजिश का पता होता तो फिर हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फिर तो साजिश खुद चलकर जेल पहुंच चुकी होती। हम तो खुद साजिश को ट्रेस करने आए हैं, इमरान ने कहा। लेकिन जनाब, यहाँ सब लोग बाकायदा चेक्ड हैं और फिर अभी तो डैम की बाकायदा तामीर भी शुरू नहीं हुई। फिर यहाँ क्या साजिश हो सकती है? चीफ इंजीनियर अभी तक इसी बात पर अड़ा हुआ था। आप ये बताएं कि ये सामने दीवार पर जो नक्शा आपने बनाया है, जिसको बाकायदा फ्रेम करवाया गया है, क्या ये डैम का नक्शा है? इमरान ने कहा। जी हाँ जनाब, ये डैम का मंजूर शुदा नक्शा है, चीफ इंजीनियर ने जवाब दिया। क्या आप हमें इस सिलसिले में बाकायदा ब्रीफिंग देंगे? इमरान ने कहा। यस सर, क्यों नहीं? चीफ इंजीनियर ने फौरन ही कहा और उठकर उसने कमरे के एक कोने में मौजूद पतली नोक वाली लंबी सी स्टिक उठाई और फिर इस स्टिक की मदद से उसने बड़े माहिराना अंदाज में नक्शे की मदद से फोर्ट डैम के बारे में तफसीलात बताना शुरू कर दी। इमरान और उसके साथी खामोश बैठे सुनते रहे। वाकई ये एक अजीमुशान और शानदार मंसूबा था, एक ऐसा मंसूबा जो मुल्क की किस्मत बदल सकता था। नक्शा भी इंतहाई माहिराना अंदाज में बनाया गया था और हर चीज का खास तौर पर ख्याल रखा गया था। फिर इमरान ने तकनीकी बुनियादों पर सवालात करके मालूमात हासिल करना शुरू की। मसलन डैम में बनाई जाने वाली मसनूई झील की गहराई, चौड़ाई और उसमें पानी के जखीरे की मिकदार, नहरों के किनारों की ऊंचाई और डैम के गेट्स के बारे में तकनीकी सवालात पूछे गए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया इकराम साहब, आपने वाकई इस पर वर्क किया है, इमरान ने कहा। जनाब, इस शानदार मंसूबे पर काम करना मेरे लिए एजाज है, चीफ इंजीनियर ने स्टिक वापस कोने में रखकर मुड़ते हुए कहा। ये तो नक्शे की कॉपी है, असल नक्शा भी तो आपके पास होगा, इमरान ने कहा। जी, असली नक्शा तो वजारत तामीरात के खसूसी स्टोर में मौजूद है। यहाँ प्रोजेक्ट्स पर तो इसकी कॉपी ही रखी जाती है। दूसरी कॉपी भी मौजूद है, चीफ इंजीनियर ने कहा। वो कॉपी मुझे दिखाएंगे? इमरान ने कहा तो चीफ इंजीनियर दीवार के साथ ही मौजूद एक फौलादी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक फाइल निकाली और फिर ये फाइल लाकर उसने मेज पर रख दी। फिर उसने फाइल से नक्शे को अलहदा किया और फिर उसे खोलकर मेज पर फैला दिया। इमरान, सफदर और कैप्टन शकील इस पर झुक गए। ये वाकई दीवार वाले नक्शे की कॉपी थी और उस पर नक्शा बनाने वाली फर्म की मोहर, नक्शा नवीस के साइन के साथ साथ हुकूमत पाक एशिया और हुकूमत आरान की मंजूरी और माहिरीन की तस्दीक सब कुछ वाज़े तौर पर मौजूद थी। ये प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी तामीर करा रही है? इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। आर्कस्टॉक्स जनाब, यूरोप की मारूफ तरीन फर्म है और पूरी दुनिया में बड़े बड़े डैम्स और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की तामीर करने के लिए इसे तवील तरीन तजर्बा है, चीफ इंजीनियर ने जवाब देते हुए कहा। आप कब से इस फर्म के साथ अटैच हैं? इमरान ने कहा। मैंने तो एक साल पहले ही इसे ज्वाइन किया है। मैं पहले वॉबी में था, एक इंजीनियर फर्म से मुंसलिक था। असल में हुकूमत पाक एशिया ने इस फर्म के साथ मुआहदा करते हुए ये शर्त खसूसी तौर पर मंजूर कराई थी कि डैम की तामीर में अमला पाक एशियाई रखा जाएगा। सिर्फ फर्म के चंद माहिरीन वक्तन फक्तन इसकी चेकिंग करेंगे। यहाँ मुझ समेत काम करने वाली सारा अमला पाक एशियाई है, चीफ इंजीनियर ने नक्शा वापस फाइल में रखते हुए कहा। डैम की तामीर किस हद तक हो चुकी है? इमरान ने कहा। अभी कहाँ जनाब, अभी तो मशीनरी यहाँ पहुँच रही है, फिर काम शुरू होगा। कम से कम 6 माह बाद बाकायदा काम शुरू होगा और उसे मुकम्मल होने में कई साल लग जाएंगे।
चीफ इंजीनियर ने फाइल को वापस अलमारी में रखकर मुड़ते हुए कहा, लेकिन हुकूमत को इत्तला मिली है कि इस डैम को तबाह करने की साजिश की जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस किस्म की साजिश हो सकती है? इमरान ने कहा, जनाब, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अभी तो डैम की तामीर ही शुरू नहीं हुई, इसे तबाह कैसे किया जा सकता है? तबाही की बात तो तामीर मुकम्मल होने के बाद ही शुरू हो सकती है। इसलिए तो मैं खुद सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर हैरान हुआ था। चीफ इंजीनियर ने मेज के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या आप हमें इस सारे इलाके का जीप पर दौरा करा सकते हैं जहां ये डैम बनना है? इमरान ने कहा, यस सर, क्यों नहीं, जब आप कहें, चीफ इंजीनियर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आइए, हमने वापस भी जाना है, इमरान ने उठते हुए कहा। तो चीफ इंजीनियर भी उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही सफदर और कैप्टन शकील भी उठ खड़े हुए। आइए जनाब, चीफ इंजीनियर ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान और उसके साथी उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। टाइगर ने कार होटल स्टार की पार्किंग में रोकी और फिर उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। होटल स्टार का मालिक और जनरल मेजर कारिस्टू इसका खासा गहरा दोस्त था। कारिस्टू का ताल्लुक यूरोप के एक मुल्क लाजिम से था, लेकिन इसे पाक एशिया आए हुए कई साल हो गए थे, इसलिए अब एक लिहाज से वो यहाँ का बाशिंदा बन गया था। होटल स्टार ज़ेरे ज़मीन दुनिया का खासा मारूफ होटल था। गो यहाँ पर जराइम पेशा अफराद की अक्सरियत आती जाती रहती थी, लेकिन जिस तरह आम लोगों में तबकात होते हैं, आला तबका, दरमियाना तबका, निचला तबका, इसी तरह जराइम की दुनिया में भी ये तबकात पाए जाते हैं और होटल स्टार जराइम की दुनिया के आला तबके से ताल्लुक रखता था। यहाँ बड़े बड़े जराइम की तंजीमों के ओहदेदार और उनसे मुतालिक अफराद ही आते थे। यही वजह थी कि टाइगर यहाँ अक्सर आता जाता रहता था, क्योंकि गैर मुल्की जराइम पेशा अफराद का भी ये पसंदीदा होटल था। टाइगर हॉल में दाखिल हुआ और फिर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। चूँकि यहाँ का सारा अमला उसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो सब इसका इस तरह एहतराम करते थे जैसे वो कारिस्टू का किया करते थे। वसीओ अरीज काउंटर पर 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 सर्विस देने में मसरूफ थे, एक फोन कॉल सुनने, जबकि चौथा स्टूल पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। इसका नाम जैकी था। जैकी टाइगर को काउंटर की तरफ बढ़ता देखकर बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के तासरात उभर आए थे। टाइगर को हैरत हुई, क्योंकि जैकी इसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात का उभर आना उसके लिए वाकई हैरत वाली बात थी। कैसे हो? टाइगर ने काउंटर की जानिब बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फाइन जनाब, आप क्या पीना पसंद करेंगे? जैकी ने कदरे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या बात है, तुम मुझे देखकर परेशान हो गए हो और अब जवाब देते हुए भी तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है, क्या कोई खास बात है? टाइगर ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं, जैकी ने मसनूई अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कारिस्टू क्या ऑफिस में है? टाइगर ने कहा। बॉस एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ है, इसलिए अभी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, जैकी ने कहा। किस किस्म की मीटिंग? टाइगर ने चौंक कर कहा। मुझे तो नहीं मालूम जनाब, बस मुझे हुक्म दिया गया है कि मीटिंग में डिस्टर्ब ना किया जाए, जैकी ने जवाब दिया। कितने आदमी मीटिंग में शामिल हैं? टाइगर ने कहा। यह भी मुझे नहीं मालूम, जैकी ने जवाब दिया। ये तो मालूम होगा कि मीटिंग कहाँ हो रही है, टाइगर ने कहा। जाहिर है जनाब, स्पेशल ऑफिस में ही होगी, जैकी ने कहा। ओके, फिर मैं खुद ही देख लेता हूँ कि ये किस किस्म की मीटिंग है, टाइगर ने कहा। सॉरी जनाब, आप नहीं जा सकते। इस बार जैकी का लहजा सख्त था। क्या मतलब, क्या तुम मुझे रोकोगे? टाइगर ने हैरान होकर कहा। यस सर, मुझे ये हुक्म है, इसलिए आप प्लीज या तो हॉल में तशरीफ रखें और खाएं पिएं, या फिर 2-3 घंटे बाद तशरीफ लाएं, जैकी ने कहा। इसका लहजा मुअद्दिबाना जरूर था, लेकिन उसमें सख्ती के अंसर नुमाया थे। क्या तुम्हें खास तौर पर मुझे वहां जाने से रोकने का कहा गया है? टाइगर ने इस बार सख्त लहजे में कहा। नहीं जनाब, लेकिन मैं इसलिए आपको देखकर परेशान हो गया था कि आपको रोकना बेहद मुश्किल होगा।
जैकी ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। इसके बावजूद तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो। बहुत खूब, टाइगर ने कहा। जनाब, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझदार हैं, जैकी ने जवाब दिया। अगर मैं जबरदस्ती करूं तो फिर तुम क्या करोगे? टाइगर ने कहा। बॉस के हुक्म की तामील तो बहरहाल करनी ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो, जैकी ने कहा। गुड, मुझे तुम्हारी वफादारी वाकई पसंद आई। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, मैं शाम को आ जाऊंगा, टाइगर ने कहा। तो जैकी के चेहरे पर यकलख इंतहाई इत्मीनान के आसार उभर आए। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इंतहाई मुश्किल से निकाल लिया। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, जैकी ने कहा। ओके, टाइगर ने कहा और वापस हॉल की जानिब मुड़ गया। इसका हाथ कोट की जेब में था। दरवाजे के करीब ही एक सुपरवाइजर मौजूद था। मार्टन, मेरे बाद बाहर आ जाना, भारी रकम कमा लोगे, टाइगर ने इस सुपरवाइजर के करीब से गुजरते हुए रुके बगैर आहिस्ता से कहा। तो सुपरवाइजर बेख्तियार चौंक पड़ा। टाइगर दरवाजे से बाहर आकर एक तरफ बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद ही मार्टन बाहर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सीधा टाइगर के पास पहुंच गया। ये रख लो, टाइगर ने जेब से 5 बड़ी मालियत के नोट निकालकर मार्टन की मुट्ठी में देते हुए कहा। हुक्म सर, मार्टन ने मुसरत भरे लहजे में कहा और जल्दी से नोट जेब में रख लिए। सिर्फ ये बता दो कि कारिस्टो किस किस्म की मीटिंग में मसरूफ है और कौन लोग इस मीटिंग में शामिल हैं, टाइगर ने कहा। मीटिंग नहीं जनाब, सिर्फ इसे मीटिंग का नाम दिया गया है। फोर्ट डैम का चीफ इंजीनियर इकराम अक्सर यहाँ आता है और फिर उसके साथ स्पेशल ऑफिस में बैठकर पीता पिलाता है। इस वक्त भी वही बॉस के साथ स्पेशल ऑफिस में मौजूद है। अलबत्ता जब तक वो वापस नहीं चला जाता तब तक बॉस इसके साथ ही रहता है, मार्टन ने जवाब दिया। क्या इस चीफ इंजीनियर को अलहदा कमरा नहीं दिया जा सकता? टाइगर ने हैरान होकर कहा। वैसे टाइगर फोर्ट डैम का नाम सुनकर चौंक पड़ा था, क्योंकि इमरान के हुक्म पर उसने इस फोर्ट डैम के सिलसिले में खासा वर्क किया था। लेकिन आज पहली बार ये इत्तला सामने आई थी। इससे पहले इस बारे में कुछ मालूम ना हो सका था। ये तो मुझे नहीं मालूम जनाब कि बॉस ऐसा क्यों करता है, मार्टन ने जवाब दिया। कितनी देर हुई है उसे अंदर आए हुए? टाइगर ने पूछा। जी, अभी 10-15 मिनट पहले वो आया है, मार्टन ने जवाब दिया। ओके, अब तुम जा सकते हो, टाइगर ने कहा और मार्टन सलाम करके वापस मुड़ा और फिर वो हॉल के अंदर चला गया। तो टाइगर बरामदे की दूसरी साइड की तरफ बढ़ता चला गया। फिर बरामदे से उतरकर वो साइड से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इस तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, जिसके इख्तिताम पर एक बरामदा था और इस बरामदे की आखिर में कारिस्टो का स्पेशल ऑफिस था। टाइगर का ख्याल था कि यहाँ शायद सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होंगे, लेकिन वहाँ मौजूद कोई ना था। टाइगर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर वाले बरामदे में पहुंचा और फिर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। ऑफिस का दरवाजा न सिर्फ बंद था बल्कि उसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था, जिसका मतलब था कि स्पेशल ऑफिस का हिफाजती निजाम ऑन है और अब ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन सकता है। लेकिन टाइगर आगे बढ़ता चला गया और फिर वो दरवाजे के करीब रुक गया। उसने कोट के अंदरूनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और फिर बॉक्स को खोलकर उसने इसमें मौजूद एक मटियाले रंग की पतली सी पत्ती निकाली। इस पत्ती के एक कोने पर उसने अंगूठे से दबाव डाला और फिर झुककर उसने पत्ती को दरवाजे की पतली झरी के अंदर रख दिया। वो दरवाजा मजबूती से बंद था, इसलिए इसमें मामूली सी झरी भी ना थी, लेकिन पत्ती बहरहाल इस बंद दरवाजे की झरी में अटक गई थी। टाइगर पीछे हटा और उसने बॉक्स में मौजूद 2 बटन निकालकर उन्हें अपने कानों से लगा लिया और फिर बॉक्स बंद करके वापस जेब में डाल लिया। अब मैं क्या बताऊं इकराम साहब, मजबूरी है। उसके कानों में अचानक हल्की सी आवाज पड़ी और वो पहचान गया कि ये आवाज कारिस्टो की है। लेकिन पाक एशिया सेक्रेटरीट सर्विस की इस तरह डैम में आमद ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है, इसलिए ये इत्तला बहरहाल फर्म तक पहुंचनी चाहिए। एक और मध्यम सी आवाज सुनाई दी और टाइगर
डैम और सेक्रेटरीट सर्विस के अल्फाज सुनकर चौंक पड़ा। तो इसमें बहरहाल परेशानी की क्या बात है? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? वहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा? ज्यादा से ज्यादा यही बात है कि आप वहाँ छुप कर शराब पीते हैं। अगर इस बात को पता चल भी गया तो क्या होगा? कारिस्टो ने कहा। तुम नहीं समझ सकते कारिस्टो, कुछ न कुछ गड़बड़ है तो वो लोग वहाँ आए हैं। दूसरे आदमी ने कहा, जो यकीनन चीफ इंजीनियर ही था। कैसी गड़बड़? कारिस्टो ने कहा। इसका तो मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, चीफ इंजीनियर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें खामखा वहम हो गया है। वहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? बहरहाल तुम बेफिक्र रहो। अगर तुम ये चाहते हो कि इसकी इत्तला फर्म तक पहुँच जाए तो पहुँच जाएगी, कारिस्टो ने कहा। ओह ठीक है, थैंक यू कारिस्टो, अब मैं मुतमईन हूँ और अब मुझे इजाजत दो। मेरा कोटा तो पहुंच गया होगा। इस बार चीफ इंजीनियर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। हाँ, कार की डिग्गी में पहुंचा दिया है, कारिस्टो ने जवाब दिया। और फिर कुर्सियां घिसटने की आवाज सुनाई दी तो टाइगर ने कानों से बटन निकाले और फिर दरवाजे की झरी से पत्ती खींचकर वो तेजी से मुड़ा और चंद लम्हों के बाद वो सीढ़ियां उतरकर साइड से होता हुआ वापस बरामदे में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद एक भारी जिस्म का अधेड़ उम्र शख्स जिसने सूट पहन रखा था होटल से बाहर आया और इधर उधर देखे बगैर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। टाइगर समझ गया कि यही फोर्ट डैम का चीफ इंजीनियर है। टाइगर एक साइड पर मौजूद फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने फोन बूथ में दाखिल होकर जेब से कार्ड निकाला और फिर फोन के मखसूस हिस्से में कार्ड दाखिल करके उसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ सुलेमान, इमरान साहब कहाँ हैं? टाइगर ने कहा, मालूम नहीं, बताकर तो नहीं जाते। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, टाइगर ने कहा और फिर रिसीवर हुक से लटकाकर उसने कार्ड बाहर निकाल लिया और फिर उसे जेब में डालकर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर इमरान की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग, ओवर। टाइगर ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद इमरान की मखसूस आवाज सुनाई दी तो टाइगर ने होटल स्टार में आने से लेकर चीफ इंजीनियर और कारिस्टो के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। क्या तुम वहीं से कॉल कर रहे हो, ओवर? इमरान ने पूछा। यस बॉस, ओवर। टाइगर ने कहा। ओके, वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। इस कारिस्टो से मुलाकात अब जरूरी हो गई है, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर। टाइगर ने कहा तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया। तो टाइगर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके फिर उसे जेब में डालकर वो फोन बूथ से बाहर आ गया। जाहिर है अब उसे इमरान की आमद का इंतजार करना था, इसलिए वो बरामदे में ही टहलने लगा। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था। ब्लैक जीरो चाय बनाने के लिए किचन में गया हुआ था। इमरान खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर संजीदगी और उलझन के तासरात नुमायां थे। चंद लम्हों बाद ब्लैक जीरो किचन से बाहर आया। उसके हाथों में चाय के 2 कप मौजूद थे। उसने एक कप इमरान के सामने रखा और दूसरा उठाए अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। तो आपके ख्याल में इमरान साहब, वहाँ कोई साजिश नहीं हो रही? ब्लैक जीरो ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। आपका लहजा बज़ाहिर बता रहा है कि आप पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। न जाने क्या बात है कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कोई ना कोई गड़बड़ कहीं न कहीं बहरहाल मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इस काफिरिस्तानी एजेंट की वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ है। काफिरिस्तान का लफ्ज आते ही हमारे जहन में शकूक बहरहाल पैदा होते हैं। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन नाटरान ने कोई रिपोर्ट दी है? इमरान ने कहा। हाँ, उसने भी यही रिपोर्ट दी है कि उसने पूरी कोशिश कर डाली है, लेकिन इस बारे में किसी एजेंसी से कोई क्लू नहीं मिला।
ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान ने ट्रांसमीटर उठाकर सामने रखा और फिर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो अली इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने अपने असल लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। ब्लैक जीरो खामोश बैठा चाय पीने में मसरूफ था। नाट्रॉन बोल रहा हूँ ओवर। चंद लम्हों बाद नाट्रॉन की आवाज सुनाई दी। तुम मेरी रोजी के पीछे क्यों पड़ गए हो ओवर। इमरान ने इस बार कदरे वसीले लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। रोजी के पीछे, ये आप क्या कह रहे हैं इमरान साहब ओवर। नाट्रॉन के लहजे में हैरत थी। तुम रोजी से क्या समझे हो मुझे बताओ ओवर। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। आपके अलावा और कोई ये लफ्ज कहता तो मैं किसी औरत का नाम रोजी समझता, लेकिन आपकी वजह से यही समझा हूँ कि आपका मतलब रोजगार से है ओवर। नाट्रॉन ने हंसते हुए लहजे में कहा। इस लिहाज से तो वाकई समझदार हो। तुम्हें मालूम है कि आजकल बड़ी कड़की का जमाना है और कोई केस भी नहीं है, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने 410 के सिलसिले में तुम्हारे चीफ को तैयार किया कि वो तुम्हें कॉल करे। तुमने बजाय मस्बत रिपोर्ट देने के मनफी रिपोर्ट दे दी। नतीजा ये कि मेरा सारा मंसूबा धरे का धरा रह गया ओवर। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, जब यहाँ ऐसी कोई बात ही सामने नहीं आई तो आप बताएं मैं कैसे मस्बत रिपोर्ट दे सकता था ओवर। नाट्रॉन ने हंसते हुए जवाब दिया। मुझे चीफ ने बताया है कि तुमने एजेंसियों के बारे में रिपोर्ट दी है। किस किस एजेंसी को चेक किया है तुमने ओवर। इमरान ने कहा। सेक्रेटरीट सर्विस, पावर एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब कुछ चेक कर लिया है ओवर। नाट्रॉन ने जवाब देते हुए कहा। सदर और प्राइम मिनिस्टर को भी चेक किया है या नहीं? तुम्हें मालूम तो है कि अब ये साहिबान आज खुद ही मिशन तैयार करके इस पर बाला बाला अमल करने लगे हैं और वो इन एजेंसियों को हवा भी नहीं लगने देते ओवर। इमरान ने कहा। इस बात का तो मुझे वाकई ख्याल नहीं आया, अलबत्ता मैं मालूम कर लेता हूँ ओवर। नाट्रॉन ने जवाब दिया। कितनी देर लगेगी ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मैं चीफ को रिपोर्ट दे दूंगा ओवर। नाट्रॉन ने कहा। अरे फिर चीफ, तुम मुझे बताना ताकि अगर मनफी हो तो अपनी मर्जी के मुताबिक मैं उसको मस्बत बना लूं ओवर। इमरान ने कहा। ओके, ऐसे ही सही ओवर। नाट्रॉन ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी जाती फ्रीक्वेंसी पर कॉल कर लेना ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने इस पर अपनी जाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर उठाकर एक तरफ रख दिया। तो आप चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरह काफिलिस्तान जाएं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या करूं, तुम बताओ। आखिर जेट की वसूली की कोई सूरत तो होनी ही चाहिए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। लेकिन इसी लम्हे ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। अरे इतनी जल्दी, इमरान ने चौंक कर कहा। ब्लैक जीरो के चेहरे पर भी हैरत के तासरात उभर आए थे। इमरान ने ट्रांसमीटर उठाकर उसे अपने सामने रखा और इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही टाइगर की आवाज सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ ओवर। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से टाइगर ने जो रिपोर्ट दी उसे सुनकर इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। ओके, वही रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। इस कारिस्टो से मुलाकात अब जरूरी हो गई है ओवर। इमरान ने कहा और टाइगर के यस बॉस कहने पर उसने ओवर एंड ऑल कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये चीफ इंजीनियर कारिस्टो के जरिए फर्म तक इत्तला क्यों पहुंचाना चाहता था? इसका खुद भी तो बराह रास्त राब्ता होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। यही बात तो मालूम करनी है, वरना तो जो कुछ टाइगर ने बताया है वो कोई खास बात नहीं है, इमरान ने उठते हुए कहा। वो नाट्रॉन ने भी तो कॉल करनी है, इसका क्या होगा? ब्लैक जीरो ने भी उठते हुए कहा। तुम इसे ऑफ कर दो, मैं अपनी जेबी ट्रांसमीटर पर कॉल सुन लूंगा, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने अस्बात में सर हिला दिया और इमरान तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही काफिस्तान के सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो इस वक्त अपनी रिहाइश गाह में मौजूद थे। यस,
सदर ने बावकार लहजे में कहा। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल है। दूसरी तरफ से उनके मिलिट्री सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। ओके, सदर ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने फोन पीस के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके लाइन डायरेक्ट भी कर ली और उसे महफूज भी कर लिया। हेलो, सदर ने बटन प्रेस करके कहा। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। यस, फरमाइए, कैसे कॉल किया आपने इस वक्त? सदर ने बावकार लहजे में कहा। पाक एशिया से एक रिपोर्ट मिली है एफडी के बारे में। दूसरी तरफ से कहा गया तो सदर साहब बेइख्तियार चौंक पड़े। कैसी रिपोर्ट? सदर ने होंठ भेजते हुए कहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाक एशिया सेक्रेटरीट सर्विस के लिए काम करने वाला अली इमरान 2 आदमियों के साथ एफडी पहुंचा और वहां पूरे डैम का दौरा करने लगा। वजीर आजम ने कहा। किसने ये रिपोर्ट दी है? सदर के लहजे में हैरत थी। एफडी में हमारे आदमी मौजूद हैं सर, वजीर आजम ने जवाब दिया। और क्या हुआ वहाँ? कुछ तफसील का पता चला है या सिर्फ दौरे की ही रिपोर्ट है? सदर ने कहा। चीफ इंजीनियर के ऑफिस में ये लोग रहे। चीफ इंजीनियर ने इन्हें डैम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। फिर इमरान ने नक्शों की चेकिंग की, तकनीकी मालूमात हासिल की। इसके बाद पूरे इलाके का दौरा किया और फिर वापस चले गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ठीक है, मारते रहें टकरे, यही तो हमारी कामयाबी है, सदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, वाकई इस बार आपने ऐसा काम किया है कि वो सारी उम्र भी टकरे मारते रहें तब भी वो ये मालूम नहीं कर सकते कि वहाँ दरअसल क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। पाक एशिया सेक्रेटरीट सर्विस का यहाँ काफिस्तान में भी सेटअप मौजूद है और यकीनन काफिस्तानी एजेंट की वजह से वो यहाँ भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि वो आपकी और मेरी भी चेकिंग करने की कोशिश करें। इसलिए आपको हर लिहाज से मोहतात रहना होगा। अगर उन्हें मामूली सा भी क्लू मिल गया तो फिर वो असल बात तक पहुंच जाएंगे और हमारा मंसूबा यकसर नाकाम हो जाएगा, सदर ने कहा। मैं समझता हूँ सर, आप कतन बेफिक्र रहे। इस मामले में तो मैं अपने साय तक से भी होशियार रहता हूँ। वैसे आपने पहली मीटिंग में बताया था कि दरमियानी रातों को ऑफ कर दिया जाएगा, क्या ऐसा हो चुका है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। हाँ, आप बेफिक्र रहें। अब सिवाय मेरे और आपके किसी और को भी मालूम नहीं है और ना हो सकता है, सदर ने जवाब देते हुए कहा। एक बात मेरे जहन में खटकती रहती है सर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा। कौन सी? सदर ने चौंक कर पूछा। कार्टन, जिसने ये सारा खेल सेटअप किया था। अगर ये लोग इस तक पहुंच गए तो फिर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सदर साहब बेख्तियार धीरे से हंस पड़े। कार्टन हार्ट अटैक की वजह से वफात पा चुका है। उसे वफात पाए हुए 6 माह गुजर चुके हैं। आपका क्या ख्याल था कि मैं ये अहम कड़ी बाकी रहने दूंगा? सदर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है, आप वाकई हर पहलू पर नजर रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जहां मामला इमरान और पाक एशियाई सेक्रेटरीट सर्विस का हो, वहां ऐसा करना ही पड़ता है। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह पाक एशियाई सेक्रेटरीट सर्विस को शिकस्त दी जाए, लेकिन काफिस्तान की कोई एजेंसी भी मेरी इस ख्वाहिश की तकमील ना कर सकी। लेकिन अब इस मिशन की तकमील पर मेरी ख्वाहिश यकीनन पूरी हो जाएगी और मुझे ये सोच सोच कर ही मुसरत का एहसास होता है कि मैंने न सिर्फ पाक एशिया को खौफनाक नुकसान पहुंचाने का बंदोबस्त किया है, बल्कि पाक एशियाई सेक्रेटरीट सर्विस को भी यकीनन शिकस्त से दो चार कर दिया है, सदर ने कहा। यस सर, ये वाकई आपकी बेपनाह जहानत और दूरअंदेशी की वजह से हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। बहरहाल आप मोहतात रहें, बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, सदर ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू, सदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। उनके चेहरे पर अजीब सी मुसरत और इत्मीनान के तासीरात नुमायां थे। लाख टकरे मार लो इमरान, लाख अपना जहन इस्तेमाल कर लो, इस मिशन में तुम्हारी शिकस्त मुकद्दर बन चुकी है।
اور جب مشن مکمل ہوگا اس کے بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ شکست کسے کہتے ہیں۔ صدر نے کرسی کی اونچی نشست سے سر ٹکاتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی فتح مندی کے تاثرات موجود تھے۔ پھر وہ اٹھے اور اپنے ریسٹ روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔